पहले हम जैसे लोग मतदाता सरकार में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे ये तय करते थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई कि सरकार अब तय कर रहे हैं कौन वोटर रहेंगे कौन नहीं वोटर रहेंगे। क्विंट ने एक डेटा एनालिसिस सामने हमारे सामने लाया है कि 75 सीटें ये एसआईआर के वजह से इधर उधर हो गए हैं। जो जी। जीतना था वो नहीं जीता, वो जो हारना था वो जीता। ऐसी जी। अब ये ला रहे हैं धीरे धीरे कि आप कौन है, किस धर्म का है, किस जाति का है। इसका मतलब ये है कि आप रहेंगे लेकिन नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये ब्लडलेस जेनोसाइड है। हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी से आपको बिल्कुल बाहर कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। एक तरफ आप वोट चोरी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लड़ रहे हैं और ऐसी चुनाव लड़ रहे हैं आप जिसमें आपका हार तय हो गया। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण मेहमान से, डॉक्टर पराकला प्रभाकर, जो अर्थशास्त्री हैं और पॉलिसी पे काम करते हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रभाकर इस बातचीत में। अ, अ, और बातचीत हम लोग इस चुनावी जो अ, समस्या, चुनौती, दिक्कत चल रही है पूरे देश में एसआईआर के नाम पर, उसको लेकर करेंगे, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि हर इलाके से नाम कटते चले जा रहे हैं। और जितने नाम कटे हुए हैं, कल मैं श्रवण गर्ग साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि दो चार देश उनके बन सकते हैं, जितनी आबादी वोटर लिस्ट से काटी जा रही है उन लोगों के लेकर। तो पर ये बात मैं देख रहा था लगातार डॉक्टर प्रभाकर कि आप देश में कई कई जगह जाकर ये बात कर रहे हैं कि ये एक तरह का जिनोसाइड है भारत के लोकतंत्र के साथ और लोगों के मता जो मतदाता है उनके साथ, कि उनका नाम एक तरह से इरेज किया जा रहा है। और उसकी तुलना आप जनसंहार से कर रहे हैं। तो पहले बातचीत यहाँ शुरू करते हैं, फिर उसके दूसरे पहलुओं पे बात करेंगे। मैं ये भी बता दूं दर्शकों के बीच में, जहाँ भी अगर भाषा की अगर दिक्कत होगी तो मैं उसका अनुवाद आपके लिए कर दूंगा। डॉक्टर प्रभाकर अपनी बात अपने प्रवाह से कहें तो जितना अच्छा रहेगा हमारे लिए। निधि निधीश जी नमस्कार। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप आप मेरे को इस शो में आपका शो में लाया है। लेकिन आप लोगों को, आपको और आपके वीक्षकों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी हिंदी इतना ठीक नहीं है। मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप थोड़ा मदद कीजिए। अ, देखिए, हम हमारे डेमोक्रेसी में ऐसी स्तर पर पहुंचे हैं कि पहले हम जैसे लोग मतदाता सरकार में कौन रहेंगे कौन नहीं रहेंगे ये तय करते थे। लेकिन अब की स्थिति ऐसी हो गई कि सरकार अब तय कर रहे हैं कौन वोटर रहेंगे कौन नहीं वोटर रहेंगे। तो इस स्तर पर पहुंचे हैं हम। मैं इसको एसआईआर के कारण से ऐसे कर सकते रहे कर रहे हैं अभी। मैं इसको एक क्वाइट ब्लडलेस पॉलिटिकल जेनोसाइड बोल रहा हूँ। इस पे ब्लडशेड नहीं है और ये पॉलिटिकल जेनोसाइड। मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ। देखिए, बिहार में अब एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद एक चुनाव भी हुआ था और क्विंट ने एक डेटा एनालिसिस सामने हमारे सामने लाया है कि 75 सीटें ये एसआईआर के वजह से इधर उधर हो गए हैं। जो जी। जीतना था वो नहीं जीता, वो जो हारना था वो जीता। ऐसी जी। जी। और अभी अब देखिए, ये सेकंड फेज की एसआईआर में
उत्तर प्रदेश में देखिए अभी 2.93 करोड़ लगभग 3 करोड़ लोग अभी वोट खोने जा रहे हैं, खोने के लिए एक संभावना है। और केरल में 21 लाख, 21 लाख। जी। और तमिलनाडु में 97 लाख। जी। 3 लाख कम है 1 करोड़ के। 1 करोड़ और बिल्कुल। बाकी, हाँ, बाकी ये मैं बड़ा राज्य के बारे में बता रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है? ये ऐसी हो रहा है, अब देखिए हमारे प्रैक्टिस क्या था? हमारे प्रैक्टिस हिंदुस्तान में ये था कि जो लोग हमारे हिंदुस्तान के टेरिटरी में निवासी हैं, भारत की सीमा के ये अंदर जो सब रहने वाले लोग हैं। जी। जी, सीमा के अंदर जो है निवासी है, ये सब लोग अम, ये कौन भाषा बोल रहे हैं, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस प्रांत का है, किस सफेद या काला या आपका रंग क्या है, ये सब छोड़ के अगर आप इस देश के सीमा के अंदर निवासी है, आपको वोट राइट मिला था। तो ये एक जाति का, एक धर्म का अम, ये आपको क्वालिफिकेशन नहीं है। आपका सिर्फ यही क्वालिफिकेशन है कि आप इधर की निवासी है या नहीं। आपका ये भी है कि आपका ब्लड का, आपका डिसेंट का, आपका पिताजी कौन है, आपका माताजी कौन है, आपका दादाजी कौन है, दादी जी कौन है, ये इसका मतलब कुछ नहीं। ऐसा ऐसा प्रिंसिपल था हमारा वोट की हक देने की। तो अभी इसको बदलते हम देख रहे हैं, लेकिन बिना बोल के। जी। अच्छा, ये आप भारत का ये बेसिस रहा, ये प्रिंसिपल रहा पहले से ही। और बाकी दुनिया में और जो देश हैं, यूरोप में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में और फार ईस्ट में, ये सब जगह अ, देश का मामला ये रहा तो कि हमारे देश का सदस्य कौन है? हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी में सदस्य कौन है? ये रहा, ये प्रश्न रहा। और ये प्रश्न ऐसी अम, समाज का ऐसा हुआ कि ये हमारा भाषा बोल रहे हैं तो ये हमारा है, ये हमारा धर्म का है, ये हमारा है, ये हमारा सभ्यता का है, ये हमारा है, ये हमारे जैसा दिखता है इसलिए ये हमारा है। लेकिन हम ऐसी क्राइटेरिया कभी अपनाया नहीं। तो अब ये सब छोड़ के अब ये ला रहे हैं धीरे धीरे कि आप कौन है, किस धर्म का है, किस जाति का है, आपका माँ कौन है, आपका पिता कौन है, आप कहाँ से आए हैं। ये सब लोग अभी ये सब चीज अभी लाने जा रहे हैं, ला रहे हैं। तो बिहार में ऐसी क्या, देखिए बिहार में क्या हुआ कि आप अब ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज है। अब जो भी 18 प्लस है, जी। ये सब लोग हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है, मतदान कर सकते हैं। लेकिन 8.22 करोड़ से वो एडल्ट पॉपुलेशन का, एक क्या पूरा पूरा नंबर। लेकिन मतदाता कितने आए थे? 7.4। तो ये लोग कहाँ से थे? ये लोग कौन है? क्यों इनको आपने निकाल दिया है? अभी जी। अभी यूपी में देखिए 2.93 करोड़, और तमिलनाडु में 97 लैक्स।
और केरला में 21 लाख करोड़। अब देखिए, अ, अगर हम अगर चुनना है कौन हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी का सदस्य है, कौन नहीं है, कौन हमारे देश का सदस्य है, कौन कौन नहीं है, तो पहले क्या होता था यूरोप में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, फार ईस्ट में क्या होता था, अगर आप जैसे लोग मेरा जैसे नहीं है, मेरा भाषी नहीं है, मेरा सभ्यता के सदस्य नहीं है, मेरा धर्म का सदस्य नहीं, तो इसको इसको अ, निकाल देता था। अगर वहाँ वहाँ पर वो शायद नहीं होते नेशन की डेफिनेशन उस तरह से थी जो कि हमारे यहाँ लागू नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विविधता है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। जी, जी। इसलिए हम ऐसी ऐसी प्रिंसिपल अपनाया कि जो लोग हमारे सीमा के अंदर है वो सब लोग हमारा सदस्य है। तो वो लोग दूसरी प्रिंसिपल अपना, तो उन लोग क्या किया कि बाहर निकाला, नहीं तो उसको मारा, बहुत ब्लडशेड के साथ। अभी हम यह ऐसी चीज नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं ऐसा चीज नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको निकालना है, निकाल भी नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं सकते, और मार भी नहीं सकते, क्या करेंगे? तो ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो वोटिंग राइट है उसको आपको निकाल दीजिए, तो आप रहेंगे प्रेजेंट, लेकिन तब कुछ भी आप हमारे हमारे पॉलिटिकल लाइफ में आप भाग नहीं ले सकते। अगर आप वोटर नहीं है, आपके मोहल्ला में वोटर नहीं नहीं है, आप सब लोग रह रहे हैं, लेकिन आप वोटर नहीं है, हम जैसे कैंडिडेट, उम्मीदवार उधर आएंगे, आपको नमस्कार करेंगे क्या? आपका नाला देंगे, आपको राशन देंगे, आपको सड़क देंगे, आपको पानी देंगे, कुछ भी नहीं देंगे। तो आप रहेंगे, लेकिन नहीं भी रहेंगे। तो मेरा मेरा ये मानना है कि एसआईआर आपका फ्रैंचाइज कट रहा है, आपको फ्रैंचाइज कैंसिल कर, इसका मतलब ये है कि आप रहेंगे लेकिन नहीं रहेंगे। इसका मतलब ये ब्लडलेस जेनोसाइड है। हमारे पॉलिटिकल कम्युनिटी से आपको बिल्कुल बाहर कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं, ज़ाहिर तौर पे बहुत बड़ा मुद्दा है। और बीच में जो एक बात डॉक्टर प्रभाकर कह रहे थे कि ये एक तरह का जनसंहार है, जिसमें कोई खून नहीं बह रहा है, चुपचाप किया जा रहा है, और वो एक राजनीतिक जनसंहार है जिसको ये एसआईआर को वो कह रहे थे कि वो हिंदी में, ताकि हिंदी के लोग समझ सकें और हिंदी के मतदाता और नागरिक भी ये इस बात को जान सकें। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो महत्वपूर्ण है कि ये जब आपके साथ, जब आपका वोट आपसे ले लिया जाएगा, तो आपकी पूछ और आपका महत्व जो है वो राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए खत्म हो जाएगा। और फिर आपके जो अधिकार हैं, जहाँ इस बात का असर पड़ेगा वो ये है कि जो हर नागरिक समान है इस देश में, समान नागरिकता भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि दो तरह के नागरिक होंगे, एक जिनके पास वोट का अधिकार है और एक जिनके पास वोट का अधिकार नहीं है, और वो एक अवांछित लोगों की तरह दिखलाई पड़ेंगे। और ये जो मुझे लगता है डॉक्टर प्रभाकर, ये एक शुरुआत है। इसके बाद जब ये पूरा कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा, तो इसके बहुत सारे प्रभाव या इम्प्लीकेशंस लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जो जिनको इनसे बाहर किया गया है। और वो शायद भारत के लिए, भारत की क्या बोलते हैं, एकता के लिए भी बहुत अधिक दिक्कत वाली बात होगी। और जनतंत्र के लिए भी, जी, जाहिर तौर पे। लोकतंत्र के लिए भी। तो फिर लोकतंत्र की बात भी आती है कि फिर लोकतंत्र का क्या होगा जब लोगों को अधिकार नहीं रहेगा वोट देने का, और करीब करीब करोड़ों में लोग अगर उसमें से हटा दिए जाएंगे, तो फिर जो है जनतंत्र का क्या होगा, जिस तरह से उसको हम अभी तक जानते रहे हैं। अच्छा, अब नीतीश जी, ये एसआईआर लागू होने से पहले हम जैसे लोग ये बात करते थे कि लोकतंत्र का जो प्रोसेस है, लोकतंत्र का जो प्रोसेस है, इसका इंटीग्रिटी डाउट में आ गया है, ऐसा बोलते थे हम। क्यों बोलते थे? देखिए,
अ, मेरे मेरे को जी, वोट का अधिकार है। मैं पोलिंग बूथ तक अ, जाने के लिए ये अधिकार है। कोई भी हमको रोक नहीं सकता है। और मैं पोलिंग बूथ को जाके मैं जहाँ वोट करना चाहता था, वही वोट करने के लिए भी एक मौका मेरे को मिलना चाहिए। और मैं जहाँ वोट करना चाहता था, ऐसे करेंगे, ऐसे ही रजिस्टर होंगे। और जैसा रजिस्टर होंगे, वैसा ही गिनती भी होंगे। ये जी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस है। ठीक है ना? और हमको शक इसलिए आता था वो प्रोसेस में, इसलिए प्रोसेस इंटीग्रिटी को हम सब सवाल कर रहे थे कि देखिए, प्रिलिमिनरी आप पोलिंग होने के बाद तुरंत 1-2 घंटे के अंदर हमको एक फिगर देते देते हैं। ये तत्कालीन फिगर ये है, पोलिंग इतना पोलिंग हुआ, 60%, 65% कुछ पोलिंग हुआ। और रात में, देर रात में पूरा समाचार आने के बाद फिर थोड़ा-सा रिवाइज़ करके, अच्छा, बहुत लोग क्यू में वेट कर रहे थे, उनका भी हो गया। और दूर-दूर प्रांतों से भी हमको अभी सूचना मिली है। ये है अभी पूरा फाइन। भारत के चुनाव के इतिहास में कभी भी प्रिलिमिनरी फिगर और फाइनल फिगर के बीच में अंतर 0.5% यानी आधा परसेंट से ज़्यादा कभी नहीं रहा। हुआ नहीं। जी, तो जब हम डिजिटल इंडिया नहीं थे, विश्व गुरु भी नहीं थे, हम सड़क नहीं थे, टेलीफ़ोन्स ठीक नहीं थे, वाई-फाई नहीं थे, ये कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हाफ़ ए परसेंट से ज़्यादा कभी अंतर नहीं था इस दोनों के बीच में। और एक दिन, उस रात पोलिंग होने के बाद उसी रात, नहीं तो अगले दिन सुबह तक हमको पहले पूरा फाइनल फिगर आ जाता था। उसी समय पे 60s में, 70s में, 80s में हम कुछ तब तब। लेकिन अब क्या रहा, अब 24 चुनाव को देखिए एक बार। आप 24 के चुनाव में प्रिलिमिनरी फिगर और फाइनल फिगर के बीच में अंतर कहीं 6%, कहीं 7%, कहीं 10%, कहीं 12%, कहीं 13% तक चले गए। और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में देखेंगे, थोड़ी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में 30% भी। तो हमारा सवाल ये था कि क्यों इतना आ रहे हैं? और आप, और एक बताता हूँ आपको और एक चीज़। अ, फ़ेज़ 1 में प्रिलिमिनरी फिगर दिए हैं पोलिंग होने के बाद, और फाइनल फिगर दिए हैं 11 दिन के बाद। क्यों? इतना डिजिटल इंडिया में, इतना कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड इंडिया में आप 11 दिन क्यों ले रहे हैं हमको फाइनल फिगर देने के लिए? तो इसमें कुछ गड़बड़ है। हम ये सवाल पूछ रहे थे, अभी तक हमको इसका जवाब नहीं मिला। तो कुछ कुछ तो हो रहा था। अ, और ये भी हमारे सामने डेटा है कि जहाँ-जहाँ ये अंतर ज़्यादा है, वहाँ अभी सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार जीत रहे थे। जी, और जहाँ-जहाँ अंतर कम है, सत्तारूढ़ दल का उम्मीदवार हार रहे थे। तो इसको, अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वजह से जीत रहे हैं, ये अब छोड़ दीजिए। लेकिन हमको एक सैटिस्फाइंग आंसर दे दीजिए, क्यों देरी है, और क्यों अंतर है, और क्यों अंतर इतना ज़्यादा है, ठीक है ना? तो हम जैसे लोग, कुछ लोग बैठ के ये पूरा इलेक्शन कमीशन का डेटा एनालिसिस करने के बाद हमको ये मिला कि 75, 79 को क्या बोलते हैं? अ, 79, 79 जी, 79 89, 79 सीट्स इधर से उधर हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी एनडीए
293 पर है। आप 79 उससे माइनस कर लीजिए, 214 में आपको एनडीए रहना चाहिए था। और अभी विपक्ष जो है, इसके पास 234 सीट्स है। आप 79 को जोड़ दीजिए, जी 313, 313 सीट्स अभी जो विपक्ष पे बैठे हैं उन लोगों के पास होना था। तो ये इलेक्शन का जनादेश जो है, हमारे हिसाब से इसको छीन लिया गया है जी अभी जो सत्तारूढ़ बैठे हैं उसका। तो ये मामला चल रहा था। तो उसके बाद महाराष्ट्र में ऐसी हुआ, हरियाणा में ऐसी हुआ, तो ऐसे होते जा रहा था। तो अब क्या हुआ, अब ये इलेक्टरल इंटीग्रिटी के बात बोलने के लिए अब देखिए, आप आप जो लोग आपका नहीं है, आपको नहीं वोट देंगे, ऐसी कुछ लोग आइडेंटिफाई करके उनको निकाल दीजिए। तो आप बिल्कुल प्रोसेस इंटीग्रिटी रखिए, आप डेटा टाइम पे दे देंगे, अंतर भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि ये सब लोग आपको दे देंगे वोट, आपका आपका ये उम्मीद है। तो इसलिए प्रोसेस इंटीग्रिटी डाउट करने करने का स्टेज से हम इधर पहुंचे हैं कि सरकार अभी बैठ के कौन मतदाता होंगे, कौन नहीं मतदाता होंगे, ये तय कर रहा है। जी इसमें जो चुनाव आयोग की भूमिका भी लगातार ईवीएम के समय से भी जो आप शायद पहले भी कई सारे सवाल आपने उठाए थे, मैंने पुरानी आपकी कई भाषण देखे थे। तो ये लगातार देखने को मिलता है कि पारदर्शिता, जवाबदेही जिसमें और जैसे कि आपने बताया कि वोटों का अंतर है पर जवाब हमें नहीं दिया जा रहा है। और उसके ऊपर से एक तरह की ये कि आप किसी के लिए जवाबदेह नहीं हैं। जब लोग पूछेंगे कि हमारे वोट का क्या हुआ तो वो आप बताएंगे नहीं। तो चुनाव आयोग जो कि जिसको काफी इस बात का क्रेडिट और श्रेय मिलता था कि आप दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव करवाते हैं और पूरी दुनिया में इसके बारे में बात होती थी, अब जो है वो उसकी जो साख या जिसको बोलते हैं रिस्पेक्ट काफी कम हो गई लगती है चुनाव आयोग के उसके बाद। देखिए, 2001 में जब चुनाव आयोग का 50th एनिवर्सरी हुआ, गोल्डन जुबली हुआ था, तो तब हमारे राष्ट्रपति जी के आर नारायण साहब ने एक अ, एक समारोह में एक भाषण दिया। उसमें नारायण के जैसा आदमी ऐसा बोला था कि आज चुनाव आयोग का विश्वसनीयता इतना है कि जुडिशरी से ज्यादा है उस समय। तो अब हाल में आप देखे होंगे, सीएसडीएस लोक नीति का सर्वे देखे होंगे। कम से कम 30% लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमको चुनाव आयोग में विश्वास नहीं है, और चुनाव आयोग जो केंद्र सरकार बोल रहे हैं वही कर रहे बिल्कुल। हैं। इतना गिरावट आ गई है। एक दूसरा ये है कि देखिए, चुनाव आयोग का नियुक्ति कैसा होता है आजकल। प्रधानमंत्री बैठेंगे, उनका एक मंत्री बैठेंगे, और विपक्ष का नेता बैठेंगे, लेकिन सरकार का 2-1 का बहुमत। तो सरकार जिसको बोलेंगे वही हो। तो इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक सुझाव था कि अम, सुप्रीम कोर्ट चीफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखेंगे इसमें, लेकिन सरकार ने रखा नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार उनका सचिव को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का सेक्रेटरीज को जैसा नियुक्ति कर रहे हैं, वैसी चुनाव आयोग का नियुक्ति भी हो रहा है, सदस्यों का नियुक्ति भी हो रहा है। इसका मतलब यह है, हमारे दोस्त एक एक ऐसी जोक से
कह रहा था कि अभी चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा बन गया है। उनके पास किसान मोर्चा है, महिला मोर्चा है, युवा जी, जी, मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा, ऐसे चुनाव मोर्चा भी हो गया है, जी। ऐसे बोल रहे बजरंग बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी ये सब भी है उनका हैं। साथ। जी, उस तरह से ही। हाँ, और दुर्गा वाहिनी एक्सेट्रा, वो संघ के पास है, इनके पास मोर्चा है, जी, मोर्चे है। अच्छा, जी, देखिए, जस्ट बिकॉज चुनाव आयोग का, चुनाव अधिकारियों का सरकार नियुक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सरकार जो बोलेंगे उसकी ही करेंगे न, ऐसी 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 भी नहीं है। लेकिन देखिए, टीएन शेषन था, टीएन शेषन सरकार की अपॉइंटी था, लेकिन ये क्या बोले थे, मैं इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं हूँ, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था। इलेक्शन कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, ये एक एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडी है। जी। तो उनका 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 चाल भी ऐसा था। बिल लेकिन हमारे चुनाव आयोग का चाल कैसा है, वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो लागू नहीं करते हैं प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ दल का नेताओं के लिए। जी, और उनका उनका कुछ भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप जाइए, आप कुछ आरटीआई दीजिए, नहीं तो एक मेमोरेंडम दीजिए उनको, आपको जवाब भी नहीं आएगा। और ऐसे ही बोल रहे हैं ये। आप हाल में देखिए, अंजलि भारद्वाज जी एक आरटीआई उसको दिया। अब किसने एसआईआर का डिसीजन किसने लिया? तो चुनाव आयोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल रहे थे, चुनाव आयोग ने लिया नहीं एसआईआर के बारे में कुछ भी जी, डिसीजन। जी। किसने लिया? लिया किसने? किसने लिया, तो कैसे ऐसे हो करेंगे, गया। सारे उस पे सवाल है जिसको हाँ, पब्लिकली। और इ- इससे पहले वेंकटेश नायक जी एक आरटीआई दिया, पूछा कि देखिए, सब 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में आपका रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर्स क्या है? आपको मालूम है कि चुनाव आयोग का जवाब, सारे देश में रिटर्निंग ऑफिसर्स का नाम या उसका कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे पास नहीं है। तो तो किसने उनको उनसे संपर्क किया है? किसने कोऑर्डिनेट किया है? आपने ही किया, आपके पास नहीं, किसने किया है? तो ये ऐसी सवाल, गंभीर सवाल है ये। बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल है, और ज़ाहिर तौर पे इसका असर पूरे देश के, हर देश के नागरिकों पर पड़ता है, खास तौर पे जो कि आधे आधी आबादी, इस देश की आधी जनसंख्या 30 साल से नीचे की है, तो उन सब पे पड़ रहा है, जो अब अगली बार वोट देने जाएँगे या वोट करेंगे इस तरह से। और खास तौर पर जब हम और एक बात भी है निधि जी, कि हमारे जैसे लोग बैठ के 2024 का पूरा डेटा लेके कंप्यूट किया, पूरा डेटा लेके एनालिसिस किया, तो हमको पता चला कि ये अंतर है ना, प्रिलिमिनरी और फाइनल फिगर का ये अंतर है जी, ना। जी, देखिए, ये अंतर के वजह से 5 करोड़ वोट पूरे देश में, 5 करोड़ वोट अंतर आ रहा है। वो ये अंतर, आप 5 करोड़ वोट आप इक्वली बांटिए मत। 75 सीट्स में ये अंतर ज्यादा है, इसलिए 75 सीट्स इधर से उधर हो गया। जी। तो ये जो अब मतलब देखिए, हम कुछ समय में आ गए हैं जहाँ पर डॉक्टर प्रभाकर जैसा बता रहे हैं कि एक फिक्स मैच की मैच फिक्सिंग खुलेआम और साफ-साफ और सरकारी तरीकों से हो रही है। इसमें ईवीएम जैसा या पहले जैसा ये छिप कर खेल नहीं हो रहा, अब ये खुला ही है इस तरह से। अब ऐसे में डॉक्टर प्रभाकर जो बड़ा सवाल ये है कि फिर ये इसकी पॉलिटिक्स कैसे होनी चाहिए? जैसे कि सबसे प्रभावित तो ज़ाहिर तौर पे इस देश का हर नागरिक प्रभावित है इस बात से। पर साथ में जो पॉलिटिक्स है, जहाँ पे अपोजिशन को हम देखते हैं कि वो उसके उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो क्या वो काफ़ी है और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, निधेश जी, मेरा सवाल यह है कि कुछ कुछ महीने पहले
कुछ विपक्ष दलों ने वोट चोरी का एक आंदोलन शुरू किया। जी। तो अगर आप सचमुच वोट चोरी में यकीन है आपको, तो आप चुनाव क्यों लड़े हैं? जी। तो वोट चोरी का आपको आपने जो सवाल उठाया, उसका आप उसके लिए आपको समाधान मिला है, इसलिए लड़ा है? नहीं। तो ये क्या है? अ, आप एक तरफ आप वोट चोरी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लड़ रहे हैं और ऐसी चुनाव लड़ रहे हैं आप जिसमें आपका हार तय हो गया। तो व्हाट इज द पॉइंट इन फाइटिंग एन इलेक्शन व्हिच यू आर एनीवे गोइंग टू लूज? ऐसे करने से क्या होगा नीतीश जी? आप आप जो बोल रहे हैं वोट चोरी, इसको आप ही जीत में कन्वर्ट करने के लिए सहायता दे रहे हैं। प्राण वोट प्रतिष्ठा चोरी इज प्राण प्रतिष्ठा कर जी, रहे हैं इसमें, बिल्कुल। और ये दरअसल उस तरह वोट के चोरी को जैसे डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में जो पहलवान आते हैं ना, फिर वो बहुत देर उठा पटक करते हैं, पर उस पहले से तय होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो जी, कुछ जी। पहलवान सिर्फ हारने के लेकिन वो एक वो 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 ऐसा करेंगे कि सचमुच में लड़ाई कुछ हो रहा है। जी। अच्छा, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये सब जो चल रहा है, ये कुछ स्पेक्टेटर की स्पोर्ट नहीं है। आप देखेंगे, अच्छा ये टीम, वो टीम, ये कौन-सी पिच है, आप क्रिकेट जानते होंगे। अच्छा ये बॉलिंग पिच है, ये बैटिंग पिच है, ये फास्ट बॉलिंग पिच है, ये स्पिन पिच है। अच्छा, ये स्पिन पिच में फास्ट बॉल को क्यों लाया ये लोग? ये ज़्यादा यादवों को क्यों उतारा चुनाव में? इस इलाके में ये जाति वालों को ज़्यादा टिकट देना चाहिए। ये इसका इसका कैंपेन ठीक नहीं। ऐसे ऐसी स्पेक्टेटर के जैसा आप देखना ही चाहिए, देखना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल। हमारे लिए हो रहा है इलेक्शन। ये आप आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मैं हाथ जोड़कर जनता को मैं अपील करता हूँ कि आप ये सब मामलों, डेमोक्रेसी को डिफेंड करने के मामला, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को आउटसोर्स मत कीजिएगा। जी। आपके हाथ में ले लीजिए। ये आपका डेमोक्रेसी है, ये आपका रिपब्लिक है, ये आपका चुनाव है, ये आपका भविष्य है, आपके बेटी-बेटियों का भविष्य है। क्योंकि क्योंकि देखिए, निधि जी, आप मेरे को सीधा-सीधा बोलिए, देश में डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी एक भी है क्या? डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें अंदर डेमोक्रेसी है, जिसके अंदर डेमोक्रेसी है। जी। ये ये प्रोप्राइटरशिप्स है, ये फैमिली रन बिज़नेसेस है और ये पॉकेट ऑर्गनाइज़ेशंस है। अच्छा, आप जो जो अ, पार्टियाँ एसेंशियली अनडेमोक्रेटिक है और आप उम्मीद करेंगे उनसे कि वो पार्टियाँ जाके डेमोक्रेसी को रेस्क्यू करेंगे, क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे। तो हम ही एक शांतिपूर्वक पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करने की समय आ गया है। आप हमारे जैसे लोग पीसफुली सड़क पे उतार के ये ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी चीज़ हम मानेंगे नहीं। ऐसी बोलने की समय आ गया है। जी। तो उसके लिए फिर क्या-क्या आप क्या सोचते हैं कि देश को, नागरिकों को, नौजवानों को कैसे ये, क्योंकि हर कोई अलग अकेले-अकेले सोच सोच भले ही रहा हो, पर उसको पता अगर नहीं है कि करना कैसे है, क्या करना है। एक जन आंदोलन भी खड़ा करना है, कि अभियान खड़ा करना हो इस पे, तो वो कैसे होगा आपके हिसाब से?
नहीं, देखिए, मेरे मेरे पास कैसा करना है, क्यों कौन करेंगे, नेतृत्व कौन देंगे, मैं ये ऐसी चीज़ों को मेरे पास रेडीमेड आंसर्स नहीं। लेकिन अब देखिए, हमारे हमारे यहाँ अ, बहुत लंबा किसान आंदोलन हुआ। तो कैसा हुआ? और हाल में ही बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में एक बहुत बड़ा किसानों का आंदोलन, क्योंकि सरकार उधर लैंड प्रोक्योर करके इंडस्ट्री को देने के लिए तैयार हो रहा था। उसको रोकने के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ। तो कैसा हुआ? जी। हो रहा है। उसको ऐसी चीजों को थोड़ा जोड़ना पड़ेगा, आगे लेना पड़ेगा, उसको थोड़ा प्रोत्साहन देना पड़ेगा। आपके जैसे अब देखिए, आप ये सब आप बात कर रहे हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट की है, मुझे लगता है आपकी बातें हिंदी भाषियों तक पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि नहीं जो नहीं सबसे बड़ी नहीं नहीं, चुनौती है भारत में। जी। क्यों क्यों आप बात कर रहे हैं? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आप ऐसे सोच रहे हैं, ये बात जाना। लेकिन आप आपके पास बड़ा-बड़ा टीवी चैनल्स है हिंदी का, क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये सब? इसलिए ऐसी संस्थाओं के ऊपर, ऐसी पार्टी के ऊपर निर्भर मत कीजिएगा। बिल्कुल। यही मेरा अपील है बस। नहीं, ये दोनों मामलों में जो शाहीन बाग का जो सीएए एनआरसी वाला हुआ था और किसानों वाला भी हुआ था, उसमें हम देख सकते हैं कि सरकार बिल्कुल निरंकुश क्रूरता के साथ बर्ताव कर रही थी। पुलिस पूरी की पूरी नौकरशाही, फिर साथ में अदालतें कुछ खास नहीं करती दिखलाई दे रही, अभी तक नहीं दिखलाई देती हैं। क्योंकि एक ऑप्शन था कोर्ट में जाना, पर कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि मामले घिसट रहे हैं, वहाँ पे कोई इसको कहते हैं कि डिसाइसिव एक्शन होता हुआ नहीं दिखलाई पड़ रहा है। पर ये जो दोनों उदाहरण जो एक आपने बैंगलोर वाला भी लिया, कि जहाँ पे लोग जुड़ते हैं और उसमें दरअसल पॉलिटिकल जो लीडरशिप या पार्टीज उससे दरअसल बाहर रहती हैं, उसके बाद भी लोगों ने अपना अपना जो मांगे थी वो मनवा ली। अ, तो वो दो बहुत बड़े उदाहरण हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने अपने रास्ते अपने हिसाब से निकलवा लिए। पर वही है कि क्या वैसी ही चिंता जो मनरेगा से प्रभावित मजदूर है इस देश का, या जो मतदाता सूची से जो बाहर होता हुआ इस देश का नागरिक है, वो कैसे जुड़ के वो उस तरह की कोई आंदोलन खड़ा कर सकता है या नहीं कर सकता, और उसको लेकर हम किस तरह से सोच सकते हैं या उसको होता हुआ देख सकते हैं। भारत के बाहर भी बहुत जगहों पे डेमोक्रेसी बहुत तेजी से डिरेल होती हुई दिखलाई पड़ती है, और सब जगह एक ही मॉडल है कि जो 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 मेजॉरिटी धर्म है वो खतरे में रहता है, जो मीडिया है वो सरकार की वाहवाही में लग जाता है, कैपिटलिस्ट क्रोनी हो जाते हैं, और लोगों के साथ जुल्म शुरू हो जाते हैं और उसी के जरिए वो लगातार चुनाव जीतने लगते हैं। तो ये कोई भारत के साथ ही अकेला नहीं हो रहा है, बहुत जगह पे हो रहा है। पर साथ में एक ये बात भी कुछ देशों में हमको देखने को मिल रहा है कि लोग इकट्ठे होके वापस उस डेमोक्रेसी को और अपने देश को रिक्लेम करने की कोशिश करते हैं। तो वो प्रक्रिया कैसी होगी, और इस बारे में मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर प्रभाकर, कि आप ये बात शुरू कर रहे हैं और लगातार हर जगह जाकर ये बात कह रहे हैं, जो कि बड़ी बात है। और इसको इस समय के सरकार, इस समय के देश में इसको किसी भी तरह से देखा जा सकता है। और उसके बाद भी ये बात कहनी ज़रूरी है कि उस अगर हमें इस देश को बचाना है, उस देश को हम प्यार करते हैं, तो शायद ये बातें हमको कर ना सिर्फ बातें करनी पड़ेंगी, पर कुछ इसके लिए कुछ, जैसा कि आपने कहा, सड़क पर उतरना पड़ेगा या कोई ऐसा अभियान आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये भी आपने कही कि इसके लिए हमको राजनीतिक दलों की तरफ देखना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपनी दोहरे मापदंड में फँसे हुए हैं। जैसे कि उन्होंने वोट चोरी तो कहा, पर फिर चुनाव में जाके शामिल भी हो गए। तो पर फिर जो अभी आप जो है ये अभी आप इसको किस तरह से आप खुद अपने व्यक्तिगत तौर पे, मैं देखता हूँ कि आप लगातार सक्रिय हैं, जगह-जगह जाके आप अभी असम में थे, फिर उसके पहले दक्षिण में कई जगह जाकर अपनी लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में अपने व्यक्तिगत तौर पे?
पहले पहले मेरा सोच में ये है कि आप इतना दौरा कर सके, मैं और बहुत लोग लोगों के बीच में जाके इसको बात करने का, जागरूक करने का बहुत ही ज़रूरत है एक। दूसरी बात ये है कि अम, अब देखिए दुनिया में कई जगह आप बता रहे थे, कई देशों में हुआ था, लेकिन कहीं भी एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हुआ नहीं है। उन उन उनके उनके मुमकिन नहीं है ये, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर विश्वास नहीं है। जी, तो ये सिर्फ़ सिविल सोसाइटी ही कर सकते हैं। आप और हमारे जैसे लोग, अब देखिए आम नागरिक, आप आम नागरिक को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। वही बनेंगे, वही करेंगे। दुनिया में कहीं भी अम, बाद में नेता लोग आएँगे, नेता बनेंगे, लेकिन खड़ा कौन करेंगे? लोग आम लोग ही न करेंगे, आम लोग करेंगे, आम लोग ही कर सकते हैं। ये बात है। दूसरी बात ये है कि निधि जी, क्या विकल्प है क्या कुछ? बिना सड़क पे उतर के आंदोलन खड़ा करने के बजाय विकल्प क्या है? अब देखिए लोकसभा में देश में इतने मुद्दे हैं, लेकिन हमारे लोकसभा लगातार 10 आवर मैराथन वंदे मातरम के बारे में बात कर रहे थे। आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली के प्रदूषण के बारे में भी बात नहीं की, आपको आपके पास समझ नहीं था। मैराथन 10 आवर डिस्कशन, उससे पहले जो चुनाव था ये बिहार क्या? में, तो बिहार की ज़रूरतें और माँगें इतनी अधिक हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं। पर जो नहीं माँगा, मैंने 10,000 रुपए तो लोगों ने माँगे नहीं थे, उनको आपने उनकी जेब में डाल के एक तरह से वो चुनाव फिक्स किया और उसमें आप ये बताने को तैयार नहीं कि वो कहीं गलत पहुँचा तो उसको वापस कैसे लेंगे, ये भी इसकी भी बात आप नहीं कर रहे। तो चोरी तो साफ-साफ अब कोई मेरे ख्याल से कोई मुखौटा नहीं रहा है सरकार की इस नियत पे कि कि अब वो सब अभी कुछ अभी अभी खुल्लम-खुल्ला आ गए, जी, जी। खुल्लम-खुल्ला। आप जो भी कीजिए, हम क्या है, कुछ में ना कर सकते हैं। ऐसी ऐसी आप सही बात कहा कि मुखौटा भी हो गया, चले गए। हुँ। अब जो है खुला खेल है और उसी हिसाब से वो चलाना है और उसके लिए अब शायद एक नए नए तरह की राजनीति की शायद अब ज़रूरत है भारत में, अगर हमें अपना लोकतंत्र को और देश को बचाना है। क्योंकि बाकी दूसरे अभी अभी ये तुरंत इसके बाद जब जैसे ही ये जो डिलिमिटेशन होंगे, तो वो एक अपने आप में एक नया नई तरह की चुनौतियाँ पैदा होंगी, नई तरह की समस्याएँ उससे पैदा होंगी उससे जो है। बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए डॉक्टर प्रभाकर। मैं मतलब हम लोग काफ़ी समय से सोच रहे थे कि बात करेंगे और आज वो बात हो पाई। हम लोग आगे भी इस बारे में लगातार आपसे आप बात करेंगे और हरकारा में हम आपके जो स्पीचेस और लेख होते हैं उसको हम लगातार अ, हिंदी भाषियों के लिए पहुंचाते भी रहते हैं। हरकारा अब जो है थैंक यू। कोशिश है जिसमें हम लोग ये जिसका जिसका लोगो है शोर कम रोशनी ज़्यादा, कि जिसमें शोर में शामिल नहीं होंगे और थोड़ी सी रोशनी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो उस सिलसिले में आपसे बातचीत हुई। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। दर्शकों आपको भी अगर ये बातचीत पसंद आई तो अपने हमख़याल लोगों के साथ इसको साझा करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक की बात पहुँचाइए जो इस देश के लोगों से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि इस लोकतंत्र को हम आगे और बढ़ा सकें। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।